स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल में आए सदस्यों का मैं आभार प्रकट करती हूँ और नए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको सच्ची कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। विशाखा सरकारी स्कूल में क्लर्क का जॉब करती थी। उम्र 25 वर्ष। 2 छोटे भाई जो कि बीटेक कर रहे थे। पिता एलडीसी थे और माँ हाउसवाइफ। विशाखा के पिता रत्नेश अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगे और एक रिश्ता उनके समझ आ गया। लड़का अभय दिल्ली में ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। करोल बाग में 60 गज का मकान है, 2 मंजिला। रत्नेश से सोचा एक ही लड़का है और अपना मकान भी है, और फिर तुरंत अभय और विशाखा की सगाई भी कर दी। साथ ही 2 माह में विवाह का दिन भी फिक्स कर दिया गया। विशाखा को मैं बचपन से जानती हूँ, वो अच्छी लड़की है। उसकी हल्दी में मैं भी गई। मुझे उनके घर का माहौल बड़ा गमगीन लगा। रत्नेश और उसके दोनों बेटे भी विशाखा की हल्दी में बहुत रो रहे थे। रत्नेश जी की तो आंखें सूज गई थी। मैंने कहा, रत्नेश जी, बेटी रोहिणी से करोल बाग ही तो जा रही है। उसके स्कूल भी रोहिणी में ही है। वो तो आपको बराबर दिखती रहेगी, मिलती रहेगी। इस तरह पछाड़े मारकर आप रो रहे हो, ये शुभ संकेत नहीं है। वो बोले, बहन जी, ये तो परंपरा है। जब आपकी बेटी का विवाह होगा तब आपको पता चलेगा कि कलेजे का टुकड़ा कैसे अलग किया जाता है। और फिर दहाड़े मार कर रोने लगे। अच्छा, दोनों भाई जो थे उसके छोटे, वो सबसे ज्यादा पछाड़े मार मार कर रो रहे थे। मेरे लिए शायद जिंदगी में पहला तजुर्बा था कि जब भाइयों को मैंने इतना बुरी तरह रोते हुए देखा। खैर, विशाखा विदा हो गई। एक माह बाद ही मुझे रत्नेश जी की पड़ोसन मार्केट में मिल गई और उसने मुझे बताया कि आपको पता है, विशाखा वापस आ गई है। बहुत बड़ा झमेला हो गया है। उस लड़के की एक वाइफ है और गांव में रहती है, 2 बच्चे भी हैं। मुझे भी बड़ा धक्का लगा। और फिर शाम को मैं रत्नेश जी के घर चली गई। वहां देखा तो विशाखा रो रही थी और लेटी हुई थी, और उसका बड़ा भाई बकवास कर रहा था और मेरे ही सामने रत्नेश जी को बोल रहा था कि पापा, मुझे पता था ये कमीनी वापस आएगी। अच्छा, रत्नेश जी बोले कि बहन जी, विशाखा का सारा सामान, गहने वगैरह सब कुछ वही है। ये बताओ वो कैसे मिलेगा हमें? मैंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आप मेरे साथ थाने चलोगे? मैंने कहा, भाई, इसकी क्या जरूरत है? अगर बातचीत करके सामान मिल जाए तो क्या जरूरत है पुलिस की? सामान मिलने के बाद आप विशाखा की शादी कर देना। बोले, अरे बहन जी, इतना आसान थोड़ा ही को होता है। अब इससे कौन करेगा शादी? पूरे 20 दिन रही है उसके साथ ही है। अब इसे कौन ले जाएगा भला? अच्छा, उनकी बातें हथौड़े की तरह मेरे सिर पर लग रही थी। मैं सोचने लगी कि शादी के दिन ये दहाड़े मार मार कर और विरह गीत इसने जो बजा रखे थे, कितना रो रहा था, हैं? और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अरे विशाखा, तेरा पापा तो मर जाएगा तेरे बिना। और आज विशाखा वापस क्या आई कि इनकी तो मां मर गई। बाप सिर पीट रहा है, भाई गाली दे रहे हैं। विवाह की नंगी सच्चाई सामने दिखाई दे रही थी। स्त्रियों के खिलाफ उन्हें कमजोर करने के लिए आयोजित किया जाने वाला ये विवाह रूपी उत्सव मनगढ़ंत परंपराओं और भद्दी रीति रिवाजों से बांधा गया है। इसे बेवकूफ लड़कियां अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य समझ बैठी है कि शादी के बाद तो जी हम सेटल हो जाएंगे। विशाखा के विवाह का जो निर्णय था वो भी उसके पिता ने लिया था।
अगर शायद ये विशाखा को विवाह से पूर्व उसे मिलने देते तो ये सारी जानकारी उन्हें पहले ही मिल जाती और इतना बड़ा संकट खड़ा नहीं होता। स्त्री को भगवान ने तीसरे नेत्र की शक्ति दी है। विवाह आपके जीवन का, पूरे जीवन का सवाल है। क्या इस शुभ अवसर पर रो रो कर ससुराल जाना शुभ होगा या अशुभ? मैं सभी बेटियों से पूछ रही हूँ। मेरे हिसाब से तो ये रोना धोना 100% अशुभ ही होता है। और समझ लेना, आज के दिन, विवाह के दिन आपको रोना, आप फिर आजीवन रोती ही रहोगी। और एक बात सोचो कि जब कानून भी आपके पक्ष में है, आपके पिता की संपत्ति पर भी आपका अधिकार है, और आपके साथ कल कुछ गलत भी हो जाए तो आप आराम से कानूनी तरीके से अलग भी हो सकती हैं। फिर ये सब रोने धोने, ये बाबुल की दुआएं या बाबुल की आंगन की जो चिड़िया का आखिरी दिन है, ये सब षड्यंत्र है। आप अगर सुरक्षित तरीके से विवाह करना चाहती हैं तो आप सबसे पहले एक काम करें कि खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो। अगर शिक्षित नहीं हो तो भी छोटे मोटे व्यवसाय से शुरुआत कर लो। इतनी बड़ी डिग्रियों की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप निष्ठा से कोई काम सीखना चाहें। और आत्मनिर्भर बनो, उसके बाद विवाह करो। अपना जीवन साथी स्वयं चुनो। आपका सच्चा प्यार आपको कभी भी नहीं रोने देगा और आपके माँ बाप को दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। पूरा जीवन जिस व्यक्ति के साथ आपको काटना है, उसके साथ विवाह का निर्णय आपको ही करना चाहिए और किसी को नहीं। परिवार में बड़े बूढ़े, ताऊ चाचा फूफा जिन्होंने असफल जीवन जिया हो, उनकी सलाह तो कभी मत मानना। अगर आपको कोई भी ना मिले तो सम्मानित आचार्यों और गुरुओं के पास राय लेने चले जाना, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी गलत निर्णय कभी मत लेना। रत्नेश के घर का जो माहौल था, उससे मुझे लग गया था कि विशाखा बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाएगी। अच्छा, विशाखा का जो सामान वगैरह, जो गहने वगैरह उनके घर में पड़े थे, हम लोग गए थे, मैं रत्नेश के साथ गई थी और उन लोगों ने वो सामान वगैरह वापस कर दिया था। उसके बाद मैंने विशाखा को अपने पास बुलाया और उसे बहुत हिम्मत दी और कहा कि बेटे देखो, शादी टूटने के बाद तुम्हारे घर का जो माहौल अभी इतना नेगेटिव हो रखा है कि ये आप पर गलत असर डालेगा। आप एक काम करो, आपकी तनख्वाह है, अच्छी खासी तनख्वाह है, 25-30 हज़ार है, आप हॉस्टल में रहना शुरू करो और वहीं से जॉब पर जाओ। अकेले रहकर आप और मजबूत बनोगी। और फिर उसने वैसा ही किया। मैं उससे मिलती रहती हूँ, अब तो काफी ठीक हो गई है। और मैं एक बात तो सभी बेटियों से कहना चाहती हूँ कि अगर विवाह से पूर्व आप एक बार गहराई से सोच विचार कर लें तो शायद जीवन आपका आसान बन सकता है। ये जान लीजिए कि विवाह कोई आसान चीज नहीं है। आपको अपने आस पड़ोस और समाज से शिक्षा लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि जब आपके आस पास या पड़ोस में कोई बेटी ससुराल से पिटकर रो धोकर मायके आती है तो माँ बाप उसे वापस भेजने को मजबूर क्यों करते हैं, जबकि जानते हैं कि वापस भेजने पर बेटी के साथ और ज्यादा मारपीट की जाएगी। तो विवाह के दिन इन माँ बापों का रोना पीटना तो देखा जाए एक तरह से नौटंकी ही है। और अब अगर लड़की को अगर ससुराल में कोई मुसीबत हो जाती है तो उसके बाद इनका प्यार कहाँ चला जाता है। जिन माँ बाप ने जन्म दिया वो इतने क्रूर क्यों हो गए कि भाई चलो थाने चलो, पुलिस वाले समझौता करवा रहे हैं, और बेटी को फिर उसी नर्क में धकेल देते हो कि जाओ वहीं रहना है। और बेटी मजबूर कब होती है? ज्यादातर जब वो बेरोजगार होती है। रोजगार वाली बेटी तो मायके ससुराल से नफरत पाने के बाद अकेले अपना सफर भी शुरू कर देती है। कई केसेस में मैंने देखा कि लड़कियों ने कहा भाई हमारा कोई भी नहीं है, इसीलिए हमने तो अब अकेले ही अपना
जीवन शुरू कर दिया है। लेकिन बेरोजगार बेटी घुट घुट कर आत्महत्या तक कर देती है। इसीलिए घरेलू हिंसा की तोड़ सिर्फ आपका रोजगार है। गलत लोगों से अलग होने में ही भलाई है। अगर कोई धमकीबाजी करे तो सीधे अपने क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस में या डीसीपी एसपी ऑफिस में जाकर सुरक्षा लें। सरकार के पास भी सुरक्षा शेल्टर्स हैं। आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अरे हिम्मत तो करो। आपके हाथ में स्मार्टफोन किसी रिवॉल्वर से कम नहीं है। राधे राधे।